देखिए तो आ रहा सही। दोस्तों फिर से आपका एक बार फिजिक्स क्लास में वेलकम है। अब आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं। बहुत फेमस 12th फिजिक्स का कहा जाता है सबसे फेमस क्वेश्चन होता है ये, है ना, किरचॉफ लॉ। लोग इसको किरचॉफ पढ़ते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन किरचॉफ होता है। किरचॉफ साइंटिस्ट हैं। आपने इससे रिलेटेड एक लॉ 11th के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ा था। इन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट लॉ दिया, जिससे करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स बनाना, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं उसमें आसान हो जाता है। और इसके बहुत ज़्यादा यूज़ हैं फिजिक्स में। किरचॉफ लॉ पे ही बेस्ड होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। किरचॉफ लॉ पे ही बेस्ड होता है मीटर ब्रिज। किरचॉफ लॉ पे ही बेस्ड होता है स्ट्रेच्ड वायर पोटेंशियोमीटर। 3-4 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं किरचॉफ लॉ पे। तो चैप्टर का नाम में भी मैंने लिखाया था, इंट्रोडक्शन बेसिक कंसेप्ट्स किरचॉफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो किरचॉफ ने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज, जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, इसी से रिलेटेड 2 लॉ दिए। एक फेमस हुआ KCL के नाम से और दूसरा फेमस हुआ KVL के नाम से। KCL मीन्स किरचॉफ करंट लॉ और KVL मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ ने 2 लॉ दिए। देयर आर 2 लॉज। किरचॉफ के कितने लॉ हैं? 2 लॉ हैं। देयर आर 2 लॉज। फर्स्ट लॉ ये है वो कहलाता है KCL और दूसरा कहलाता है KVL। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग KCL पे चर्चा करेंगे। KCL का यहाँ पोटेशियम क्लोराइड नहीं समझे आप, K अलग है, C अलग है, L अलग है ना। पोटेशियम क्लोराइड नहीं है यहाँ पर। इसका फुल फॉर्म वो K फॉर किरचॉफ, C फॉर करंट और L फॉर लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। इसका दूसरा नाम होता है जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ, किरचॉफ करंट लॉ का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ। और KVL का फुल फॉर्म होगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये दोनों लॉ बिना पढ़े आप जीवन भर के लिए याद कर सकते हैं, अगर फुल फॉर्म मालूम है। कभी नहीं भूलेंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि टोटल करंट विल बी 0 और KVL कहता है टोटल वोल्टेज विल बी 0। तो आदमी कभी भूलेगा? KCL कहता है, शॉर्टकट में कह रहा हूँ कि KCL के अकॉर्डिंग किसी जंक्शन पे इलेक्ट्रिक करंट का अलजेब्रिक सम हमेशा 0 होगा और KVL के अकॉर्डिंग किसी क्लोज सर्किट में टोटल वोल्टेज हमेशा 0 होगा। KCL में क्या बोलेंगे? टोटल करंट 0 और KVL में क्या बोलेंगे? टोटल वोल्टेज 0। तो कभी भूल सकता है आदमी, अगर नाम का फुल फॉर्म याद है इतना तो आप बता ही सकते हैं। KCL के अकॉर्डिंग टोटल करंट 0 होता है और KVL के अकॉर्डिंग टोटल वोल्टेज 0 होता है। तो दोस्तों KCL किरचॉफ करंट लॉ, कोई भी लॉ का सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? स्टेटमेंट। तो आइए पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं।
स्टेटमेंट मतलब कथन, लॉ कह क्या रहा है। यहाँ पे जंक्शन लिखा गया, इसका दूसरा नाम जंक्शन लॉ है, क्योंकि किसी जंक्शन पे लगता है। जंक्शन क्या बोलते हैं? जुड़ने का स्थान। जैसे देखिए क्लासरूम में ये जो बोर्ड है ये जंक्शन है, यहीं पे सारा तार आके जुड़ा है, यहीं पे करंट आ रहा है और यहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सारा फैन बल्ब में जा रहा है। तो ये क्या हो गया? जंक्शन। जंक्शन मतलब जुड़ने का। रेलवे जंक्शन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? सारा रेलवे ट्रैक्स वहाँ पे आके मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन मीन्स जुड़ने का स्थान। तो ये लॉ किसी जंक्शन के लिए, किसकी, कौन सा जंक्शन? इलेक्ट्रिक सर्किट के जंक्शन। इनका ये कहना है कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी जंक्शन पर टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी जीरो, विल बी जीरो, इसलिए इसका नाम जंक्शन लॉ कहा गया। एट एनी जंक्शन ऑफ any electric circuit total algebraic sum of electric current will be zero, will be zero। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में सिंबल में बोलते हैं। टोटल को समेशन सिग्मा से, आप जानते बचपन से 10th से पढ़ते आ रहे हैं, ये टोटल का साइन होता है, समेशन जोड़ होता है। ये किसका सम? तो इलेक्ट्रिक करंट का, तो आई लिख देंगे। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई, दिस ऑलवेज विल बी जीरो। शॉर्टकट फॉर्म हो गया ये, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ KCL, सिग्मा आई विल बी जीरो। सम ऑफ, इसको किसको दिखाता है? समेशन को, जोड़ को। आई से क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का टोटल सम क्या होगा? जीरो होगा। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एग्जांपल्स दिखाना चाहूँगा। कोई एक जंक्शन मान लिया जाए, लेट इट इज़ ए जंक्शन, नाम कुछ दे दिए, लेट ओ। यहाँ से मान लें आई करंट आ रहा है और इसको दो रास्ता मिल रहा है जाने का, एक करंट इधर से गया, एक इधर से गया। तो इस जंक्शन पे एट जंक्शन ओ क्या होगा? सबका जोड़ शून्य होगा। टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ ये तीनों का जोड़ क्या होगा? जीरो होगा। तो जंक्शन की तरफ ध्यान देंगे हम लोग, फिगर को ध्यान से पढ़ेंगे, एरो पे ध्यान देंगे। एरो बताएगा कि कौन जंक्शन की तरफ आ रहा है और कौन जंक्शन से जा रहा है। जो करंट जंक्शन की तरफ आएगा उसको प्लस मानेंगे और जो जाएगा उसको माइनस मानेंगे और सबको जोड़ देंगे, आई प्लस। और देखिए I1 जा रहा है तो ये माइनस में लिखा जाएगा, इसको माइनस आए तो ब्रैकेट लगा दीजिए। इक्वल क्या हो जाएगा? यहाँ पे टोटल अलजेब्रिक सम जीरो, तो जीरो कर देंगे। टोटल सम क्या होना चाहिए? हमेशा जीरो होना चाहिए। जो आए उसको प्लस कहेंगे, जो जाए उसको माइनस कहेंगे। अब आप ब्रैकेट अगर तोड़ते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस इक्वल जीरो। आई को इस साइड रखें, बाकी को उधर भेज दें, तो I1 प्लस I2 बराबर के सामने बराबर डालने की कोशिश कीजिए। I1 प्लस I2, ये देखिए क्या है? इनपुट करंट। जो आ रहा है इसको कहेंगे इनपुट, इनपुट करंट। जो जा रहा है उसको आउटपुट करंट। तो जितना करंट आता है उतना ही चला जाता है, कोई वहाँ पे रुकता नहीं है। इसी कारण टोटल अलजेब्रिक सम क्या होगा दोस्तों? हमेशा ज़ीरो होगा। इस पे देखिए ऑब्जेक्टिव देखे होंगे आप पिछले कई साल से, हर तरह के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं कि जैसे I दिया जाएगा, I1 दिया जाएगा और I2 निकालना होगा। निकल जाएंगे? मान लो ये 10 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, ये कितना होगा? माइनस कर देंगे आप। टोटल सम क्या होना चाहिए? जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। समझ रहे हैं? टोटल इनपुट बराबर टोटल आउटपुट, जितना आएगा उतना चला जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव। इन द गिवन फिगर कैलकुलेट
वैल्यू ऑफ x, फिगर दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि दो ही रास्ता होगा। मान लो यहाँ से 10 एम्पियर आ रहा है, इससे जा रहा है 2 एम्पियर, इससे 3 एम्पियर, इससे x एम्पियर। तो आपको ऑप्शन है 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 0 एम्पियर और 5 एम्पियर। इसमें से जो भी सही जवाब होगा आपको YouTube पे जाके देना है। ये होमवर्क है आपका। इसका सही जवाब कहाँ देना है? YouTube के कमेंट बॉक्स पे। आंसर आप समझ चुके होंगे। एरो देना, ध्यान देना एरो पे। नेक्स्ट जो है दूसरा लॉ पे अब हम आते हैं। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर YouTube पे ये देना है। दूसरा KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखो दिलवाद खान आ रहा है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ। इसके कई नाम हैं। ये मेश लॉ के नाम से भी जाना जाता है, ये लूप लॉ के नाम से भी जाना जाता है। मेश लॉ या लूप, ये खाने वाला मेश नहीं है। ये मेश जो है मतलब होता है जाली। मेश मतलब यहाँ पे जाली। जाली क्या होता है? बंद होता है। जाली लगाते हैं ना आप, तो इसको दूसरा नाम मेश लॉ या लूप लॉ। इसका तो आप स्टेटमेंट समझ चुके होंगे। मैंने क्या कहा? KCL में करंट 0 और KVL में वोल्टेज 0। लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग लैंग्वेज देंगे अच्छे से। तो किसी भी लॉ का सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना चाहिए? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। इसमें कंडीशन लगा हुआ है। कंडीशन क्या है कि किसी क्लोज सर्किट पे ये लागू होता है, और किसी क्लोज मतलब बंद सर्किट को ही मेश या लूप कहा जाता है। इसलिए इसका दूसरा नाम मेश लॉ या लूप लॉ है। इनका कहना है इन एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट टोटल algebraic sum of potential difference इसी को आप क्या बोलते हैं? वोल्टेज कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का ही दूसरा नाम वोल्टेज है। इज 0, दैट इज सिग्मा V हमेशा 0 होगा। किसमें? कंडीशन क्या है? एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इस लॉ को एक दूसरे स्टेटमेंट से भी कहा जाता है। जैसे देखिए, आपने V का फॉर्मूला पढ़ा ओम्स लॉ से, I इंटू R, करंट इंटू रेजिस्टेंस। V बराबर I इंटू R पढ़ा ना? V इक्वल I इंटू R। तो I इंटू I क्या है? करंट। R क्या है? रेजिस्टेंस। तो V को हम लिखते हैं कि प्रोडक्ट होता है करंट और रेजिस्टेंस का, और इसको क्या बोलते हैं? सम, जोड़, ये समेशन। तो इसको कहते हैं, इस लॉ को दूसरे तरीके से, इन एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द, वहाँ पे 0 नहीं बोल के थोड़ा सा वहाँ चेंज करते हैं, इज इक्वल टू द टोटल अप्लाइड EMF। EMF पढ़ा था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट है इन एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट द सम ऑफ SUM सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस is equal to the total applied EMF। टोटल अप्लाइड EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होगा। अगर सेल लगा हुआ है तभी तो EMF होगा, सेल नहीं होगा तो 0 हो जाएगा।
अगर सेल लगे होंगे तो टोटल अप्लाइड ईएमएफ के बराबर होगा, अगर उस सर्किट में सेल नहीं होगा तो वो 0 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल्स कहें तो इसके लिए हम लोग कोई क्लोज सर्किट बनाते हैं। एक ट्रायंगल, स्क्वायर, क्यूब, क्यूबॉइड कुछ भी बन सकता है आपका। मान लिया एक क्लोज सर्किट है, इससे करंट I1 जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इससे करंट I2 है, रेजिस्टेंस R2 है, इसमें करंट I3 है और रेजिस्टेंस R3 है। ये दो नीचे वाला जो और करके जो लिखाया गया है, अभी लिखना बंद कीजिए ना, पहले समझिए, समझने ना आए कि छापने आए, पहले समझिए। इसको हम लोग दूसरे वाले स्टेटमेंट से ज़्यादा यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो दूसरा वाला ये वाला है ना, प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल अप्लाइड ईएमएफ। तो हम क्लोज सर्किट की बात करेंगे। इन क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें नाम देंगे A B C A B C फिर A, तब क्लोज होगा। A B C पे छोड़ देंगे तो ये बंद नहीं होगा, फिर A पे आना होगा क्लोज करने के लिए। A B C फिर A पे आएंगे, तब ये क्या होगा, बंद होगा, क्लोज होगा। तो क्लोज सर्किट A B C A में I1 इंटू R1, करंट को रेजिस्टेंस से गुना करना है। द सम ऑफ प्रोडक्ट, सम मतलब जोड़, तो जोड़ दिया, प्रोडक्ट तो गुना, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, दोनों को गुना कर दिया। फिर दूसरा देखिए I2 R2, ये वाला लेकिन माइनस में लेंगे। काहे, कारण क्या है बता रहे हैं। इसमें देखिए कहीं पे कोई सेल नहीं लगा हुआ है तो ये 0 हो जाएगा। अगर सेल लगा होता तो हम उसके ईएमएफ के बराबर करते। अब सवाल आपके मन में हो रहा है कि ये माइनस क्यों हुआ। आप सर्किट पे ध्यान से देखिए, I1 और I2 ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जिधर घड़ी की सुई घूमती है उसी डायरेक्शन में है। लेकिन I3 ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्लॉकवाइज समझते हैं ना, जिधर घड़ी की सुई घूमती है वो क्लॉकवाइज, उसका अपोजिट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखना है कि क्लॉकवाइज अगर प्लस होगा तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस होगा। उल्टा भी याद रखना है, आप कुछ भी कोई एक लेकिन डिसीजन लेना है आपको कि अगर क्लॉकवाइज माइनस होगा तो एंटी क्लॉकवाइज प्लस होगा, क्लॉकवाइज प्लस होगा तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस होगा। किसी एक को आप प्लस मानिए, दूसरे को माइनस मानिए। तो ये I1 और I2 जो है ये क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई ऐसी घूमती है ना, घड़ी की सुई, ये क्लॉकवाइज है और ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया I1 R1 I2 R2, और प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं, इक्वल टू 0। दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसमें कोई सेल लगा हो, कोई सेल लगा हो। मान लेता हूं यहाँ पे एक सेल लगा देता हूं, फिर ये R1 करंट I1, ये I2 रेजिस्टेंस R2, करंट I3 रेजिस्टेंस R3। इस सेल का ईएमएफ कैपिटल ही मानते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r मानते हैं। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि ABC ही हो, मान लो KLM दिया। तो इन क्लोज सर्किट क्या नाम है, KLM, K देख रहे हैं, L देख रहे हैं, M देख रहे हैं, फिर K पे आना है, तब जाके ये क्लोज होगा। तो देखिए ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज। इसमें देखिए I1 है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, उसे भी हम लोग लेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। I1 R1 I2 R2। अब ये वाला देखिए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्या करेंगे, माइनस। I3 चिन्ह तो प्लस का डालेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, माइनस। यहाँ एक और एग्जांपल देना चाह रहे हैं, माइनस I3 R3, इसको ब्रैकेट यूज कीजिए, ये इक्वल होगा टोटल अप्लाइड ईएमएफ, ई के इक्वल हो जाएंगे।
अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल, अगर 2 सेल लगा हो तब क्या करेंगे आप? 2 ठो सेल लगा हो, तो मोड़ दिए ना, ट्विस्ट कीजिए। अगर 2 सेल लगे हो कितने सेल? 2 सेल्स। इसका EMF E1 मानिए, इसका E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और इसका R2। करंट इसमें मान लीजिए I1, इसमें करंट I2, इसमें करंट I3। कुछ नेमिंग कीजिए A B C। तो इन क्लोज सर्किट A B C A B C फिर A B C A। करंट कितना है? I1 इंटू R1। फिर यहाँ पे भी इसको भी R1 मानिए, तो I1 R1। इसमें करंट हो गया I2 स्मॉल R2, इसका रेजिस्टेंस R2, तो I2 R2। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज में है, इसको माइनस लेंगे हम लोग, माइनस I3 R3। माइनस आए तो ब्रैकेट लगाइए। अब फिगर में देखिए, यहाँ पे है E1 और ये है E2। E1 का प्लस E2 के माइनस से जुड़ा है। अगर ऐसा हो तो दोनों को ऐड कर देंगे, E1 प्लस E2 करेंगे। लेकिन ऐसा होता है कि इसका भी प्लस इसका भी प्लस होता, तब फिर हम माइनस करते। दोनों सेल का पोल्स पे ध्यान देना है। अगर दोनों का प्लस एक साथ जुड़ा हुआ है, प्लस प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर दोनों को माइनस करेंगे, E1 माइनस E2 करेंगे। लेकिन एक का प्लस दूसरे के माइनस से जुड़ा है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये था आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एक बार फिर से बोलिए, करंट लॉ में करंट 0 होगा और वोल्टेज लॉ में वोल्टेज 0 होगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही है। धन्यवाद। एक थोड़ा सा बेंच पूछिए। बहुत ही ज़्यादा हल्का आ गया जी।